हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और अध्याय 5वें पे हम पहुंच चुके थे, जहां पे हम सीख रहे थे सम्मिश्र संख्या के बारे में। इसकी पहली प्रश्नावली 15.1 को हमने हल करके आपको दिखा दिया था और अभी वहाँ पे आ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रश्नावली 15.2। आज हमें इस प्रश्नावली के ज़रूरी जानकारियों को समझना है और कुछ प्रश्नों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो आप जान लेते हैं कि इस पूरी प्रश्नावली में किन किन बातों को जानना होगा। पहले बात तो आर्गढ़ तल आ जाएगा, जिसे सम्मिश्र तल भी कह देते हैं। फिर आर्गढ़ तल में सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। पहले बात तो इस तल में सम्मिश्र संख्याओं को दिखाएंगे, उसके बाद उसका मापांक, धुरी निरूपण, गुणांक या आयाम देखा जाएगा। गुणांक और आयाम दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। क्या क्या होते हैं चीज़ें, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी आर्गढ़ तल के बारे में। आर्गढ़ तल जिसे सम्मिश्र तल कहा जाता है, वो क्या होता है? तो भैया एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके, दिखाया जा सके, उसी को कहते हैं आर्गढ़ तल या फिर सम्मिश्र तल। अब यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई ले ली जाए, तो इसके जो बिंदु होंगे, देखिए x वाले को x बिंदु ले लिया गया है और y वाले को y बिंदु ले लिया गया है। अगर ये सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी होती तो x की जगह पे a हो जाता और y की जगह पे b हो जाता। बहुत ही सिंपल सी बात है। और अगर इस प्रकार का जो उसका संगत बिंदु प्राप्त हो गया है, अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो यहाँ पे x गए, थोड़ा सा ऊपर y गए, तो यहाँ पे कहीं एक बिंदु मिल सकता है, या फिर हो सकता है अगर वो प्लस माइनस में है तो इधर भी बिंदु मिल सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। और हो सकता है अगर कोई बिंदु जीरो पड़ जाए, x या y जीरो पड़ जाए, तो वो x अच्छे या फिर y अच्छे पर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सम्मिश्र संख्या, यहाँ पे हमारे पास हमने एक सम्मिश्र संख्या ली है, क्या ली है? वो ली है 3 + 4i ले ली है। तो इसके जो संगत बिंदु हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 3,4 हो जाएंगे, 3,4 हो जाएंगे। ऐसे ही कोई प्लस माइनस में होती तो वो प्लस माइनस में हो जाती है। और यहाँ पे देखिए 3 इधर गए हैं, 4 ऊपर चले गए, तो यहाँ पे कहीं ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना बिंदु हो गया है। तो यहीं पे ये बिंदु हो गया। अगर ये मान लीजिए 3 माइनस में होता तो हम यहाँ पे माइनस में जाते, माइनस में प्लस ऊपर जाके यहाँ पे कहीं ये अपना बिंदु होता, वो होता -3,4, ऐसा हो जाता। अगर दोनों माइनस में होते तो हम नीचे आ जाते, और अगर x प्लस में हो जाता, y माइनस में होता, तो यहाँ पे चौथा चतुर्थांश में हम पहुँच जाते। बहुत ही सिंपल सा निर्देशांक ज्यामिति में आपने जो पढ़ के रखा है वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। किसी भी सम्मिश्र संख्या को उसके संगत बिंदु के रूप में बदलना है और बदल करके आप उसको कार्तीय तल पे दिखा देंगे, जिसको कार्तीय तल ना कह करके यहाँ पे सम्मिश्र तल कहा जाएगा या फिर आर्गढ़ तल कहा जाएगा, आर्गढ़ तल कहा जाएगा, सॉरी। आर्गढ़ तल में सम्मिश्र संख्या जो रखाई जाती है उसका मापांक आप जान लेते हैं, उसका हम मापांक जान लेते हैं। भाई मापांक होता क्या है? तो भाई मापांक का मतलब देखिए उसकी मूल बिंदु से दूरी। जैसे एक सम्मिश्र संख्या है x प्लस आई वाई, तो इसका जो संगत तल होगा वो क्या होगा? एक्स वाई होगा। ठीक है, और मूल बिंदु अपना 0, 0 ओ जो होता है वो 0, 0 होता ही है। अब इस बिंदु की इससे दूरी जो होती है यही अपना मापांक होता है। तो ओपी कह लीजिए या फिर मापांक कह लीजिए या फिर दूरी कह लीजिए, आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा वही सम्मिश्र जो अपने निर्देशांक ज्यामिति कार्तीय तल में सूत्र पड़ा था वही लगेगा। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? √x² + y²। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर वो प्लस में होगा तो प्लस वाली गिनती रखनी है, माइनस वाली होगी तो माइनस वाली गिनती रखनी है, लेकिन स्क्वायर तो हमको करके वैसे ही अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मापांक को कौन कौन से रूप में जाना जाता है। हम इसको ओपी तो अभी कह चुके हैं। मापांक को यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि दूरी के रूप में भी देखा जा सकता है, मॉड जेड के रूप में भी कहा जा सकता है, और ये तो उसका फार्मूला तो होता ही है, और ये मापांक तो कहा ही जाएगा। तो इतने इतने रूपों में व्यक्त किया जाएगा। नाम वही होगा, काम नाम अलग अलग होंगे, काम वही होगा। तो मापांक बस इतना सा रहा। अब आगे हम चलते हैं, कुछ वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो भी सम्मिश्र संख्या होती है z बराबर x प्लस आई वाई हो गई या फिर a प्लस आई बी हो गई। यहाँ पे अगर कोई एक भाग 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? ये अक्ष पे, वो सम्मिश्र संख्या अक्ष पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, थोड़ा सी बात को समझेंगे। एक हमने सम्मिश्र संख्या ली है जिसमें हमको z1 बराबर हम एक सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं जिसमें x आगे हो जा रहा है, y का भाग हमको क्या कर, y हमको यहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं, y को हम 0 कर रहे हैं। इससे क्या होगा? y 0 हो जाएगा और यहाँ पे केवल वास्तविक भाग अकेले बच जाएगा।
और वास्तविक भाग को अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके लिए जो बिंदु बनेगा वो x, 0 हो जाएगा। और हम x पे आगे पहुँचे यहाँ पे और y पे ना ऊपर गए ना ही नीचे गए, ऐसे में अपने उसी स्थान पे टिके रह गए जो कि x अक्ष पे होगा। तो चूँकि यहाँ पे वास्तविक भाग वाली सम्मिश्र संख्या हमारा x अक्ष पे प्राप्त होती है, इस वजह से x अक्ष को वास्तविक अक्ष कहा जाता है, वास्तविक अक्ष भी कहा जाता है। और ठीक इसी के अपोजिट हो गया काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष कौन हो जाएगा? y अक्ष, क्योंकि अब देख ही रहे हैं कि q बराबर यहाँ पे 0 y ले लेते हैं। y क्यों लिया? ताकि हम x को 0 कर सके और y रखा जा सके। अब y रखा इसके साथ i है तो ये काल्पनिक भाग है। चूँकि ये काल्पनिक भाग है इस वजह से y अक्ष को क्या कहा जाएगा? काल्पनिक अक्ष कहा जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो बिंदु मिला है ये वाला बिंदु 0, y ये अपना क्या है? y अक्ष पे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो यही रहेगा इसका मान कि ये y अक्ष क्या होता है? काल्पनिक अक्ष होता है। तो उन बातों को छोड़ करके अब आ जाते हैं आर्गड़ तल में सम्मिश्र संख्या z तथा इसकी संयुग्मी का निरूपण। अगर हम सम्मिश्र संख्या लेते हैं और उसे संयुग्मी लेते हैं तो उनको कैसे निरूपित किया जाएगा और उनको क्या कहा जाएगा? तो एक सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई ले लिया हमने और उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? x बार इक्वल टू x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर इससे बिंदु निकालेंगे तो x और y दोनों प्लस में रहेंगे और इससे बिंदु निकाला जाएगा तो x प्लस में रहेगा, y जैसा कि माइनस में था वैसा ही यहाँ पे भी माइनस में रहेगा। तो ये दोनों क्यू पी हमने बिंदु इनको रख दिए, ये क्यू पी हो गया, ये क्यू हो गया। अगर इनको दिखाना चाहेंगे हम तो भाई x y क्या है? x में आगे गया, y पे ऊपर गया, यहाँ पे हमारा एक बिंदु मिल गया है और यहाँ पे q को दिखाना होगा तो हमको आगे जाके नीचे जाना होगा। तो हम ऊपर नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये दर्पण जैसे मतलब आभास हो रहा है कि जितना हम ऊपर गए उतना ही नीचे, मतलब बिल्कुल वही बात हो रही है जैसे दर्पण में होती है। इसी वजह से इनको दर्पण बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण करने के लिए। तो सम्मिश्र संख्या में ध्रुवीय निरूपण करने के लिए हमको देखिए ज़रूरत होगी पहले बात तो मापांक और कोणांक की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई है, तो इसके लिए जो बिंदु बन जाएगा x y हो जाएगा और मूल बिंदु से दूरी OP बराबर जो r बराबर इसका मापांक है, ठीक है, √x² प्लस y² हो गया। इसको z बार भी द्वारा दिखाया जाता है और OP का x अक्ष के साथ में जो कोण बनेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे, इसको कैंसिल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या है कि OP ये जो हमने लाइन खींची है ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा जो कोण हो रहा है यही कोण हमारा यहाँ पे कोणांक हो जाएगा। ठीक, कोणांक को और भी तरीके से भी यहाँ पे समझा जाएगा, फिलहाल हमारा कोण वही रहेगा। और कोण देखिए P के ध्रुवीय निर्देशांक अब ये बन जाएंगे। ध्रुवीय निर्देशांक हमने r का मान निकालिए जो कि मापांक था और थीटा का मान निकालिए जो कि कोणांक था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएगा। और ध्रुवीय निर्देशांक प्राप्त होने के बाद हम मूल बिंदु को ध्रुव तथा x अक्ष की धन दिशा को प्रारंभिक रेखा मानते हुए इसका जब ध्रुवीय निरूपण करने लगेंगे तो इसका ध्रुवीय रूप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या होगा? अपना x r cos थीटा से तुलना की गई जो सी भी सम्मिश्र संख्या थी x प्लस आई वाई थी, इसमें x को r cos थीटा से तुलना की गई है और y को r sin थीटा से तुलना की गई है। इसे ही तुलना की जाती है और तुलना करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये हो गया इसका ध्रुवीय निरूपण। क्या? r कोष्टक में cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r क्या है? इसका मापांक है और थीटा क्या है? इसका कोणांक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोणांक की। हमने मापांक तो अच्छे से समझ लिया और इसका सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप भी हमने देख लिया है। उसको हम बदलना बाद में देखेंगे, जब हम प्रश्नों पे चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सम्मिश्र संख्या के कोणांक को समझ लेते हैं। तो भैया कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी ले लेते हैं तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा और थीटा क्या हो जाएगा? इसका कोण हो जाएगा जो x अक्ष की धन दिशा के साथ में इस रेखा द्वारा मतलब बनाया जाता है, जो इसकी मापांक उसकी दूरी इसका
ठीक है, ये जो OP लाइन हो जाएगी उससे बनता है। अब इसका जो कोणांक होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोणांक Z कहा जाता है, ARG-Z कहा जाता है, AMP-Z कहा जाता है, बस यही सेम चीज़ें होती हैं। अब इसका मान कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ARG-Z बराबर थीटा, मतलब ARG यही अपना कोणांक है और ये थीटा भी वही कोणांक है। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स B/A। आप इसे tan थीटा बराबर B/A भी कह सकते हैं, ठीक है। अब B क्या है, पीछे वाला हिस्सा काल्पनिक भाग, नीचे और वास्तविक भाग को लिख दिया गया है। ऐसे करके आप निकालेंगे तो बड़ा अच्छे से निकल पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये tan थीटा वाला आया कहाँ से, तो हमने यहाँ पे जो अपना ये जो लिखा था, जो हमने तुलना करके लिखा था x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, अगर यहाँ पे a होता और तब यहाँ पे b होता, तो ऐसे में अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना चाहेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा और r तो कट जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, B/A मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ये अपना निकला है कोणांक वाला काम। तो कोणांक निकालने के लिए वो चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कोणांक tan थीटा बराबर आप कहो B/A या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स B/A कहो, दोनों एक ही बात है। तो कोणांक ये क्या हो गया, सामान्य कोणांक हो गए जो सामान्य रूप से मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुख्य कोणांक, मतलब मुख्य कोणांक भी हमको यहाँ पे निकालने होते हैं। यहाँ पे मुख्य कोणांक उसके चतुर्थांश के हिसाब से निकालने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम निकालेंगे तो आप जब भी यहाँ पे रखेंगे तो आप यहाँ पे यहीं तक घूमते रह जाएंगे, थीटा से 0 अंश से 2 पाई ने 360 अंश के बीच में ऐसे रह जाएंगे। मतलब यहाँ पे मुख्य कोणांक भी होता है जो उसकी विशेषता को दर्शाता है। अभी यहाँ पे हम आगे चलेंगे, जो उसके मुख्य कोणांक है उनको हम समझते हैं कि क्या है भाई, कि जैसे कि पहला चतुर्थांश की बात कर लें, जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है, क्या है, z बराबर आप x प्लस IY कह सकते हो या फिर a प्लस IB भी कह सकते हो। ऐसे में a क्या हो गया, आगे वाले हिस्से आपका वास्तविक भाग हो गया, b क्या हो गया, काल्पनिक भाग हो गया। अगर दोनों धनात्मक मिल जाते हैं, यहाँ पे जो प्लस लगाने का मतलब है ये दोनों धनात्मक, ये भी प्लस में मिला ये भी प्लस में मिला, तब थीटा बराबर tan अल्फ़ा कर दिया जाएगा। अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ पे अब जो हमने उसका सामान्य सा कोण निकाला था, अल्फ़ा जो ऊपर हमने सामान्य कोण निकाला था वही सेम चीज़ है, ठीक है। जो हमने निकाल के रखा अगर वो पहले चतुर्थांश में हमको मिल जाता है तो हम कहेंगे कि भाई अपना यही tan अल्फ़ा काम करता रहेगा। और साथ में अगर हम देखते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में कैसे अंदाज़ा लगाएंगे भैया, ये देखेंगे कि x का मान यानी आगे वाले हिस्से का मान, a का मान क्या है, ऋणात्मक है और b का मान धनात्मक है। तो ऐसे में जो अपना मुख्य कोणांक बन जाएगा वो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामान्य सा कोण मिला रहेगा कहाँ से, थीटा बराबर tan इनवर्स B/A से, तो वही अल्फ़ा है, ठीक। यहाँ पे वही अल्फ़ा के रूप में लिखा गया है और थीटा बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ पे उसका मुख्य कोणांक निकालेंगे। और अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे, जहाँ पे हमको दोनों ऋणात्मक मिल जाते हैं, a और b दोनों ऋणात्मक मिल जाते हैं, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर माइनस कोष्टक के अंदर पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में अगर होता है तो जहाँ पे a प्लस में और b माइनस में होता है तो थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा ले लिया जाता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, याद करने वाली चीज़ है, आप क्वेश्चन को करते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। अभी यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 पे चलते हैं NCERT की किताब में, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि मापांक और कोणांक ज्ञात करने हैं। पहली और दूसरी सवाल में मैंने यहाँ पे पहले सवाल को हल किया है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरी सवाल भी हल होगी। तो हम यहाँ पे सम्मिश्र संख्या को हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्या है सम्मिश्र संख्या वहाँ पे दी गई, वो दी गया है कि -1 और -i√3, तो -1 और -i√3। तो यहाँ पे इसका मापांक निकालेंगे z बार बराबर या फिर r बराबर, तो अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस में √3 है तो -√3 का यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, गलती हो गई है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, +1 मिलेगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करने के बाद प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से √3 का वर्ग करने पर 3 मिल जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा, वहाँ पे भी -3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा। तो अपना r का मान जो मिला है वो क्या मिल गया है, r का मान जो मिलना है वो मिल गया है कितना, 2। तो ये अपना मापांक हो गया। अब कोणांक की बात कर लेंगे, कोणांक के लिए वही tan थीटा बराबर या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे -b/,
सॉरी यहाँ पे जो b अपॉन a करना होता है काल्पनिक बटे वास्तविक, तो इनका जो माइनस में गिनतियाँ थे तो दोनों को माइनस वाला रख लिया, साथ में ये मॉड लगाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे धनात्मक मान चाहिए होगा, कोई भी ऋणात्मक मान यहाँ पे नहीं चलने वाला, जो कि हमको सामान्य मान निकालना है, सामान्य पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ पे काट दिया तो कुछ कटा तो नहीं, माइनस माइनस कट गया, √3 अकेले बच गया। तो tan π/3 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, इस वजह 60 बराबर π/3 होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर tan π/3 हो गया, जहाँ पे थीटा बराबर निकालेंगे तो π/3 मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये सामान्य कोणांक है, ये क्या है, सामान्य कोणांक है। और अगर आप यहाँ पे इसका जो कोणांक निकालना चाहेंगे, मुख्य कोणांक निकालना चाहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, चूँकि हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये भी माइनस में है और ये वाला हिस्सा भी माइनस है, दोनों माइनस में है। तो अब देखिए इधर भी माइनस में है, नीचे भी माइनस में जाएंगे तो आप तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे ना। अगर ये दोनों प्लस होते तो ये प्लस प्लस और माइनस प्लस माइनस होता, तो मतलब आप जैसे कार्तीय तल में पढ़ चुके हैं वही सेम चीज़, ये तीसरे चतुर्थांश में आप पहुँच चुके हैं। इसकी वजह से वो जो ARG मतलब कि मुख्य कोणांक बनेगा, ARG बराबर हो जाएगा -π प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे -π प्लस वही यहाँ पे थीटा का मान जो मिला है वही हमने यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद क्या मिल गया, -2π/3 ये हो गया आपका मान। अब यहाँ पे अगर हम देखें जहाँ पे हमने कहा था तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पे देखें माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो -π मिल जाएगा और ये प्लस थीटा या फिर अल्फा लिख लीजिए। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ओके, क्लियर बात, यहाँ पे ऐसा कोई कन्फ्यूज़न ना रखिएगा कि यहाँ पे ये कैसे, वहाँ पे कैसे था, यहाँ पे कैसे था, वही माइनस से अंदर गुणा कराने के बाद ऐसा मिल गया है। तो अब यहाँ पे आगे हम बात को बढ़ाते हैं, तीसरे साल पे आ जाएंगे जहाँ पे हमको इसका ध्रुवीय निरूपण करना है। तो हमारे पास जो सवाल है वो z बराबर हमने क्या लिखा है, देखिए 1 + -i है, ठीक, इतनी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, 1 + -i को r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से अगर हम तुलना कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाए, 1 बराबर r cos थीटा मिल जाएगा और -1 बराबर r sin थीटा मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा, यहाँ पे -1 का है कि -i दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से उस में -1 लिया गया है। अब अगर इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके आप जोड़ोगे तब इसका मापांक निकालने का विधि होगी, ठीक। अब मापांक वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दो तरीके होते हैं आपके पास। यहाँ पे जब तुलना करते हो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, वर्ग करके जोड़ते हो तो यहाँ पे 1 स्क्वायर और यहाँ पे -1 स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे r cos स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 हो जाता है। तो r स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, 1 1 2 हो गया, 2 का वर्गमूल यानी √2। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, r स्क्वायर बराबर 2 मिल गया, तो r बराबर √2 मिल गया, यही अपना मापांक होगा। ओके, तो मापांक मिल जाने के बाद यही दोनों समीकरणों में हम tan थीटा का निकालेंगे। क्या करेंगे, sin अपॉन कॉस कर देंगे, यानी दूसरे में पहले से भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखा है समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो r कट जाएंगे, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे जो इनके मान थे उनको मॉड के अंदर रखना है, -1/1 होता था, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस में हो गया। मॉड क्या करता है, ऋणात्मक को भी धनात्मक बना देता है। तो tan थीटा बराबर 1 मिला था, तो tan थीटा बराबर ये देखिए 45 का मान होता है, जिसका मान होता है π/4। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिल गया, π/4 मिल गया, थीटा बराबर π/4 मिल गया है। अब क्या है भाई कि जब यहाँ पे सवाल में देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं कि ये आगे वाला हिस्सा प्लस में, पीछे वाला हिस्सा माइनस में। अगर हम कार्तीय तल बनाते हैं तो आगे हिस्सा प्लस में यानी कि आगे की ओर जा रहे हैं, y का मान माइनस में यानी कि हम नीचे की ओर। अगर वो प्लस में तो ऊपर जाते हैं, बट नहीं है तो इस वजह से हमको नीचे आना पड़ेगा। किस चतुर्थांश में, चौथे में। अब चूँकि चौथे में हम हैं तो यहाँ पे जो इसका मुख्य क्या कहते हैं, मुख्य आयाम या फिर मुख्य कोणांक की बात हो जाएगी, वो -θ के बराबर होती, क्या होती है, -θ के बराबर होती है। तो -π/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना मुख्य कोणांक हो जाएगा। अब अगर हम इसका ध्रुवीय रूप लिखना चाहेंगे, किसका, z का, यानी अपने सम्मिश्र संख्या का, तो यहाँ पे ध्रुवीय रूप लिखने के लिए आपने क्या देखा था, r देखा था और यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा देखा था ना। तो थीटा का मान जो हमको मिल गया -π/4 वही यहाँ पे रख दिया गया है और r की जगह पे √2 रख दिया गया है। बहुत सिंपल सी बात, यही रहा अपना ध्रुवीय रूप। तो आई थिंक कि आपको इन सारी बातों को
थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो बस अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।